हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल का जो हमारा बजट है 2026 और 27 के लिए वो पेश किया जा चुका है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस साल के केंद्रीय बजट के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके बारे में देखेंगे और पिछले साल से क्या इस बार अलग है इस साल के बजट में, इसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक आपके करंट अफेयर्स के ऐसे होते हैं जिनको आप एवरग्रीन कहते हैं। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है कि नो मैटर कि वो जनवरी में चीज़ हुई है, फरवरी में हुई है, जून में हुई है, लेकिन वो जो क्वेश्चन होता है वो पूरे साल में पूछा जाता है। तो क्योंकि ये जो बजट है ये आपके पूरे साल के लिए होता है, पूरे साल के लिए वैलिड होता है बजट, इसलिए अभी से लेके जनवरी 2027 तक जो भी अब पेपर्स होंगे उनमें बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है एज अ स्टूडेंट कि आप इस टॉपिक को डिटेल में एक बार कवर कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि अब जो आने वाले आपके पेपर्स हैं उसमें कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर आपसे बजट के रिगार्डिंग पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को हम आज ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और पहले हम देखेंगे अभी के बजट के बारे में, यानी 2026 और 27 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में हम लोग थोड़ी सी स्टैटिक बात भी करेंगे कि पहली बार बजट किसने पेश किया और इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो हमारी वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इन सभी पेपर्स में बजट से रिलेटेड 2 या 3 नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका बहुत रीसेंट टॉपिक है और अगले 2-3 महीनों तक तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है तो। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए किसी भी प्रश्न को समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसको भी आप प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें आपको, जैसे कि यहाँ पर फ्री टेस्ट आप लगा सकते हैं, इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिलेगा, GS की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर है और भी बहुत कुछ है। आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2026 और 27 के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं की। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय बजट होता है उसको कौन पेश करता है। तो याद रखना है आपको कि हर साल जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो पेश करते हैं केंद्रीय बजट को। ठीक है, इस साल हमारी वित्त मंत्री क्योंकि निर्मला सीतारमण है फिलहाल, तो इन्होंने 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना 9वां बजट पेश किया। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा कि इस साल इन्होंने अपना 9th नंबर का बजट पेश किया है। ठीक है, और इसी के साथ एक और क्या फैक्ट जुड़ गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कि ये पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है। वुमेन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है संसद में, तो ये हैं मिस्टर मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ओवरऑल इनका नाम याद रखिएगा। और अगर वुमेन की बात करेंगे हम तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है ये पहली वुमेन है जिन्होंने इतनी बार अपना बजट पेश किया। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया, क्योंकि आपको पता है कि 1 फरवरी 2026 को रविवार था। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट हमारा रविवार को पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच की शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था के 7% ग्रोथ रेट का जिक्र किया था। ठीक है,
तो यहाँ पर 7% ग्रोथ रेट जो है हमारा अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, उसका जो है एक तरह से जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। केंद्रीय बजट 2026 और 27 कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। कर्तव्य भवन जो हमारा है, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 2025 में हुआ था, अगस्त मंथ में, ठीक है। तो इसमें तैयार किया गया, ये हमारा पहला बजट है। केंद्रीय बजट 2026 और 27 का कुल आकार, यानी इसके लिए लागत कितनी तैयार की गई, कितने पैसे की यहाँ पर बात की गई है, तो आंसर हो जाएगा 53,47,315 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इतने अमाउंट का बजट इस साल पेश किया गया है, ठीक है। आई होप दिस लाइट इज क्लियर। आगे चलते हैं। तो निर्मला सीतारमन ने यहाँ पर 3 कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है। ये आपको जो लाइन्स हैं, हेडिंग्स हैं, इनका नाम ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा है लोगों को एम्पावर करना, लोगों को सशक्त बनाना, और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक विकास को गति देना, यानी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता, मीन्स प्रोडक्शन और कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में हमें आगे बढ़ना है। साथ ही अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में लचीलापन विकसित करके निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। यानी कि नो मैटर इकोनॉमी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने देखा था कोविड-19 आ गया था अभी 4-5 साल पहले, उसकी वजह से इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें थोड़ा सा यहाँ पर लचीला होना, यानी फ्लेक्सिबल होना है, जिससे कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक विकास जो है हमारा, वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। सेकेंड है लोगों को सशक्त बनाना है, यानी लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जनता की उसको पूरा करना है, उनकी क्षमता का निर्माण करना है ताकि वो भारत की समृद्धि में सशक्त भागीदार बन सकें, ठीक है। एक तरह से लोगों को एम्पावर करना है। तीसरा है यहाँ पर संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो। यानी कि जो भी इनकी स्कीम्स वगैरह आती रहती हैं उन तक हर वर्ग, हर समुदाय और हर परिवार के हर मेंबर का जो पहुंच है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन पर सबसे ज़्यादा बात की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। इन तीनों कैटेगरीज के अंडर में फिर बजट को इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर निर्माण योजना की घोषणा की है। ये याद रखिएगा कि कितने अमाउंट की, 10,000 करोड़ रुपए की, और क्या चीज़, तो कंटेनर निर्माण योजना। देखिए इसके पहले क्या होता था, हम इस मामले में चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे। तो चीन पर कंटेनरों की निरंतर कमी और निर्भरता के मद्देनज़र सीतारमन ने 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर निर्माण योजना की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर टारगेट ये है कि हम चाइना पर डिपेंडेंट ना हो इस मामले में, और हम खुद में ही कंटेनर डेवलप कर सकें। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का पुनः गठन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पीएफसी और आरआईसी का पुनर्गठन सार्वजनिक क्षेत्र की गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों में व्यापक विस्तार और दक्षता लाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। यानी कि ये जो बॉडीज हैं पीएफसी और आरआईसी, इनको पुनः गठित किया जा रहा है, ठीक है। वित्त मंत्री सीतारमन ने इस पुनर्गठन को इस दिशा में पहला कदम बताया है, ठीक है। कौन सी बॉडीज पुनर्गठित हो रही हैं ये याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए कुल निवेश सीमा बढ़ाकर 24% कर दी गई है। देखिए अभी तक जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स इंडियन थे, यानी कि जो हमारे प्रवासी भारतीय थे, उनके लिए कुल निवेश सीमा रखी गई थी 10%, लेकिन अब इस वैल्यू को बढ़ाकर कर दिया गया है 24%, ठीक है। तो कितनी थी ये भी याद रखिएगा, और अब कितनी कर दी गई है ये भी याद में रखना है आपको। तो कुल निवेश सीमा यहाँ पर देखते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत कुल निवेश सीमा यहाँ पर 10% से बढ़ाकर 24% प्रस्तावित है। व्यक्तिगत निवेश सीमा की बात करेंगे तो अब प्रत्येक व्यक्ति 5% के बजाय 10% तक का निवेश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुल निवेश सीमा है, यहाँ पर पर्सनल यानी व्यक्तिगत निवेश सीमा की बात हो रही है। पहले वैल्यू 5% थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 10% तक करने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है इस साल के बजट में। तो वित्त मंत्री सीतारमन ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को 2026 और 27 के लिए वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसमें राज्यों का आवंटन कितना है, वैल्यू याद रखिएगा, 1.4 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट। यानी जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं, और यहाँ पे कंडीशन है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको 2047 तक कोई भी टैक्स इंडिया के अंदर नहीं देना होगा, अगर वो यहाँ पर क्लाउड सेवाएं
प्रोवाइड करते हैं यहाँ के सिटीजन्स को। तो ठीक है, तो डेटा केंद्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत में स्थित डेटा केंद्रों से वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट देने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पर क्लाउड सेवाएं जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, तो 2047 तक ऐसी सभी कंपनियों के लिए कर छूट है, यानी उन्हें कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर और ऑप्शंस पर प्रतिभूति लेन देन कर में बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने वायदा शेयरों पर प्रतिभूति लेन देन कर STT को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने की घोषणा की है। विकल्पों पर STT को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% किया जाएगा और विकल्पों के प्रयोग पर STT को 0.125% से बढ़ाकर 0.15% तक किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे STT होते हैं, STT का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैल्यूज जो अलग अलग कैटेगरीज में होती हैं उनको बढ़ाया गया। ठीक है, सभी प्रकार के शेयर धारकों के लिए बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो वित्त मंत्री ने बजट 2026 में शेयर बायबैक नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिसके तहत बायबैक से होने वाली आय को अब शेयर धारकों के लिए पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स माना जाएगा, ना कि उनका डिविडेंड, ना कि उनका लाभांश। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बायबैक क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर कंपनी होती है तो वो अपने शेयर्स जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, डिफरेंट इनके जो शेयर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो शेयर्स हैं जो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, अगर कंपनी उनको वापस से इनसे खरीदती है शेयर होल्डर से, तो इस चीज़ को आप बायबैक कहते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमी का पता है तो आप ये समझ जाएंगे, अदरवाइज जाने दीजिएगा, आपको बस वैल्यूज यहाँ पर याद रखनी है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ये कहा है कि जो बायबैक से अब आने वाली आय होगी कंपनी के लिए, वो अब शेयर धारकों के लिए पूंजीगत लाभ माना जाएगा, ना कि उनका डिविडेंड। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी भी हो जाएगा। कर लाभ के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रमोटरों पर 22% से 30% तक का अतिरिक्त बायबैक कर लगाया जाएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2026 से ये चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी, ये फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ पर जो भी आपके कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उन पर प्रमोटर्स पर 22% का टैक्स लगाया जाएगा और गैर कॉरपोरेट कंपनीज में 30% तक का टैक्स होगा। अतिरिक्त बायबैक कर्व ये है जो कि इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर कम शुल्क है। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क यानी टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, पहले वैल्यू यानी कि 20% थी, लेकिन अब इसको कम कर दिया है और इस साल के बजट में इसको 10% रखने का प्रस्ताव है। ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन यापन को सुगम बनाने और सीमा शुल्क संरचना को युक्ति संगत बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। देखिए, जो भी आपकी वस्तुएं हैं इस तरह की व्यक्तिगत उपयोग के लिए, उन पर अगर कम शुल्क लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली जो आपकी जनता है वो एक आसान जीवन जी सकेगी और उनका जीवन यापन आसान हो सकेगा। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग यहाँ पर मेन टारगेट है इस चीज़ को करने के पीछे। नेक्स्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। क्या ऐलान है, आइए देखते हैं। तो इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष दुर्लभ पृथ्वी यानी रेयर अर्थ गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जो नवंबर 2025 में घोषित 7,280 करोड़ रुपए की सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना के तहत काम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य के लिए है, राज्यों के नाम ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर रेयर अर्थ जो आपके मिनरल्स या एलिमेंट्स होते हैं उनकी गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव इस साल के बजट में है और ये चीज़ है इन कॉम्प्लीमेंट्री विद REPM योजना, जिसको ऑलरेडी नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए लागत रखी गई थी 7,280 करोड़ रुपए। ठीक है, ये पहल चीन पर निर्भरता कम करने और खनन प्रसंस्करण व विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, पहले हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो इस चीज़ को कम करने के लिए ये ऐलान किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं, राज्यों के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की यहाँ पर बात हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकियों में अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका मुख्य उद्देश्य है उन उद्योगों में उत्सर्जन कम करना जहां प्रदूषण घटाना मुश्किल है, जैसे कि बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन। तो इसका मुख्य पर्पस क्या है? जो हार्ड टू अबैट सेक्टर्स होते हैं हमारे, जहाँ पर जो उत्सर्जन है यानी जो पोल्यूशन होता है उसको आप कम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को कम करना। और ये सेक्टर्स कौन से हैं? जैसे कि बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन जैसे सेक्टर्स। ठीक है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की यहाँ पर बात हुई है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। नंबर याद रखिएगा, कितने हैं? 7। ठीक है। और ये जो रेल कॉरिडोर हैं कहाँ कहाँ पर बनेंगे? मुंबई से पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ठीक है। ये आपके 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। इस साल के बजट में ये प्रस्ताव भी रखा गया है। नेक्स्ट है बायो फार्मा शक्ति योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में बायो फार्मा शक्ति योजना की घोषणा की है। ठीक है। क्या होगा इसके तहत? इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए के बजट से भारत को बायो फार्मा हब बनाने की कोशिश की जाएगी। उद्देश्य है कैंसर, डायबिटीज जैसी जो बीमारियां होती हैं इनके लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। तो इस योजना का नाम याद रखिएगा, बायो फार्मा शक्ति योजना इसका नाम है, और ये भी इस साल के बजट में प्रस्तावित है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑरेंज इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए AVGC क्षेत्र पर विशेष जोर दिया है। AVGC क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ऑरेंज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? इसको आप क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। और ये जैसे डाइवर्स नॉलेज बेस्ड सेक्टर जो आपके होते हैं, जैसे कि जो कि आइडियाज़, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, उन क्षेत्रों को हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे कि आपकी मीडिया हो गई, फिल्म हो गई, म्यूज़िक, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, गेमिंग वगैरह। ठीक है। इनको हम कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी, और इस पर विशेष जोर दिया है इस हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता को देखते हुए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे, और एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन खोलने की योजना है जो रचनात्मकता को आर्थिक विकास के साथ जोड़ेगा। यानी इन सभी चीज़ों को किस तरह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी पर यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया है। यहाँ पर मिशन पूर्वोदय की भी बात हुई है। तो केंद्र सरकार ने बजट 2026 और 27 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास और पूर्वोदय के 5 राज्यों में कुल 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। ठीक है। ये मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत आता है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है यहाँ पर एक सुव्यवस्थित केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही विकास के लिए पूर्वोदय के 5 राज्यों में कुल 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 पेश करते हुए पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बौद्ध सर्किट विकसित करने के लिए एक योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। बौद्ध सर्किट कहाँ कहाँ पर लॉन्च हो रहा है, किन राज्यों को कनेक्ट करेगा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। ये आपके जो 6 राज्य हैं इनको बौद्ध सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 4,000 ई बसें भी चलाई जाएंगी। ठीक है। तो ये मिशन पूर्वोदय है आपका, जिसमें जो हमारे पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में बात करी गई है। वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, यानी कि रेशा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों, मानव निर्मित रेशों और आधुनिक युग के रेशों को समर्थन प्रदान करेगी। ठीक है। यह है राष्ट्रीय रेशा योजना। इसके तहत रेशा का जो विकास है उसमें हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि रेशा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट हो सकें। ठीक है। वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना की यहाँ पर बात करेंगे। तो इस घटक का उद्देश्य मशीनरी, प्रौद्योगिक उन्नयन और साझा परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता के माध्यम से पारंपरिक वस्त्र समूहों का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? जो हमारे मशीनरी वगैरह हैं उनको और फर्दर एक्सप्लोर किया जाएगा, उनको और ज़्यादा स्थापित किया जाएगा, और कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि जो हमारा वस्त्र का जो सेक्टर है, जो पूरी ये इंडस्ट्री है, वो और ज़्यादा डिजिटाइज हो सके, यानी वो और ज़्यादा डिजिटल बन सके, लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ठीक है। वस्त्र क्षेत्र के लिए यहाँ पर और भी एकीकृत कार्यक्रम है। इसमें है राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम।
तो ये जो हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प है, इसके लिए मौजूदा योजनाओं को एक किया जाएगा और एक एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मजबूत किया जाएगा, ताकि बुनकरों और कारीगरों को लक्षित एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित की जा सके, उनकी आय में सुधार हो। ठीक है, तो जो भी हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं, उनको एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एक साथ जोड़ा जाएगा, जितनी भी स्कीम्स हैं उनको, जिससे कि जो हमारे ऐसे वर्कर्स होते हैं, क्राफ्ट वर्कर वगैरह, उनकी जो रोजगार है वो बेहतर हो सके, उनकी आय में सुधार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स इको पहल। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वस्त्र और परिधान निर्माण को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट है सामर्थ्य 2.0। उन्नत कौशल कार्यक्रम उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे मूल्य श्रृंखला में उद्योग के लिए तैयार कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सामर्थ्य 2.0 स्कीम की भी बात की गई है। ओके, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के बारे में बात करते हैं। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक बाजार से संपर्क स्थापित करना, ब्रांडिंग, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार और प्रक्रिया आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स होते हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ना, ताकि उनकी ब्रांडिंग हो सके, उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको डिजिटाइज किया जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की भी यहाँ पर बात हुई है। इसके बाद देखते हैं बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में लिथियम आयन सेल और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं यानी कैपिटल गुड्स के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। उद्देश्य क्या है? घरेलू स्तर पर बैटरी निर्माण को बढ़ावा देना, यानी ताकि हम इंडिया के अंदर जो है इसका निर्माण और बेहतर कर सकें और ज़्यादा हम इसको प्रोड्यूस करें, ताकि हमें बाहर के देशों पर ना डिपेंड होना पड़े, और इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करना है। ठीक है, तो इस साल के जो बजट है उसमें लिथियम आयन सेल और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निर्माण के ऊपर भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट है 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट। केंद्रीय बजट इस साल का जो पेश किया गया उसमें कैंसर रोगियों को बड़ी राहत देते हुए 17 प्रमुख कैंसर दवाओं पर मूल सीमा शुल्क यानी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त किया गया है, क्योंकि जो कैंसर के रोगी हैं उन्हें भारी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, जिससे कि जो उनका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो दवाओं पर लगती है 17 प्रमुख कैंसर दवाओं पर, वो हटा दिया गया है, ताकि उनका जो प्राइस है वो कम हो सके। ये निर्णय इन दवाओं की उपचार लागत को कम करने और उन्हें अधिक किफ़ायती बनाने के लिए लिया गया। ठीक है, तो ये कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके विकास निधि का प्रस्ताव रखा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 में लघु एवं मध्यम उद्यमों और विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की, जिसमें चैंपियन SME बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड और आत्मनिर्भर भारत कोष के लिए 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का यहाँ पर अनावरण किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया है चैंपियन SME बनाने के लिए। साथ ही अतिरिक्त कोष 4,000 करोड़ रुपए का तैयार किया गया है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय बजट इस साल का जो पेश हुआ उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, जिसको आप कैपेक्स कहते हैं, इसको BE 2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2026 और 27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, जिसको आप कैपेक्स कहते हैं, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको पिछले साल का जो वैल्यू था उससे बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी वैल्यू पिछले साल 11.2 लाख करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन इस साल जो है वो 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये वृद्धि विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तो इस साल के बजट में हमारी वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा और स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित संस्थानों में छात्राओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा की है। जितने भी जिले हैं इंडिया में, वहाँ पर एक फीमेल जो आपका हॉस्टल होता है उसको क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि जो भी हमारी बालिकाएं जो उच्च शिक्षा लेना चाहती हैं लेकिन रहने की व्यवस्था न रहने के कारण उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ता है, वो उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती, तो उनके लिए ये एक मदद है। ठीक है,
खेलो इंडिया मिशन की भी घोषणा की गई है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस साल के बजट में अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा कर दी है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना, खेल प्रतिभाओं का पोषण और आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, कोचों का विकास करना और खेल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, तो खेलो इंडिया मिशन की भी यहाँ पर हमने बात करी है ताकि जो हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर है वो भी इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट है विदेशी यात्रा पैकेज। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेश यात्रा पैकेज पर टीडीएस दर जो लगाया जाता था वो वर्तमान 5% और 20% से कम करते हुए 2% कर दिया गया। ठीक है, विदेशी यात्रा पैकेज पर अब कितना यहाँ पर टीडीएस दर लगेगा? तो आंसर है 2%। पहले ये वैल्यू 5% और 20% थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बजट 2026 और 27 के वो कंप्लीट हो गए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा थोड़ा याद कर सकें, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात करी इस साल के बजट की, यानी 2026 और 27 की। चलिए हम कुछ अब स्टैटिक जीके देख लेते हैं बजट के बारे में, जो क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जा सकते हैं कि पहला बजट किसने पेश किया है या बजट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय बजट होता क्या है, जो हम लोग कब से बजट कर रहे हैं। केंद्रीय बजट भारत सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये 1 साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है। सरकार ने कहाँ से पैसा कमाया है, कहाँ पर उसे इस साल खर्च करना है, इसका पूरा ये लेखा जोखा है। बजट शब्द जो है वो फ्रेंच के बॉजेट से आया था, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहले के जो बजट थे असल में वो चमड़े के थैले में पेश किए जाते थे, और तब से इसका नाम जो है वो बजट ही पड़ गया है। प्रस्तुतकर्ता इसके कौन होते हैं? तो देश के वित्त मंत्री। वर्तमान में क्योंकि हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो इन्होंने बजट पेश किया। हर साल ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा कि 112 अनुच्छेद के तहत इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया कि किस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 112 में। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ओके, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं केंद्रीय बजट के बारे में। भारतीय बजट का इतिहास आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा बजट था वो 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को इसीलिए भारतीय बजट व्यवस्था का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पहला जो हमारा बजट था वो हमारी आज़ादी के पहले 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। पहला बजट जो है वो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पेश किया गया था। पेश तो किया था जेम्स विल्सन ने, लेकिन किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड कैनिंग का था। इनके बारे में आपने ज़रूर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हमने बात करी है कि पहला बजट हमारा कब पेश हुआ था ओवरऑल, लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ाद भारत का पहला बजट पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को, और किसने किया था? तो हमारे पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। ठीक है, इन्होंने पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट पेश किया था। उसके बाद जब हम रिपब्लिक भी हो गए, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तो उसके बाद 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। तो ये 3 फैक्ट्स याद रखना है। पहला जो बजट है वो जेम्स विल्सन ने ओवरऑल पेश किया था 1860 में। इंडिपेंडेंट बनने के बाद पहला बजट पेश किया आर.के. शनमुखम शेट्टी ने 1947 में, और फिर जब हम रिपब्लिक भी बन गए तो उसके बाद 1950 में जॉन मथाई ने भारत का जो बजट था वो पेश किया। ठीक है, इसके बाद 1955 और 56 से पहले बजट केवल अंग्रेजी में छपता था। ठीक है, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाना शुरू किया था। तो देखिए, जब 1955 और 56 का ईयर शुरू हुआ तो उसके पहले जो बजट आता था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता था। लेकिन उसके बाद जो सी.डी. देशमुख जी थे, इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इस बजट को छपना चाहिए। ठीक है, ब्लैक बजट क्या होता है? ब्लैक बजट का साल है 1973 से 74। इसी ब्लैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 550 करोड़ रुपए का भारी घाटा दिखाया गया था। हमने अब बात करी कि बजट क्या होता है, पूरे साल का जो लेखा जोखा है भारत सरकार का, उसको ये चीज़ दिखाता है। तो इस साल क्योंकि 550 करोड़ रुपए का भारी घाटा सामने आया था इंडियन गवर्नमेंट का, और इसलिए इसको हम ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन से साल का बजट ब्लैक बजट कहा जाता है, तो 1973 से 74। ऐतिहासिक 1991 का जो बजट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लिबरलाइजेशन के द्वार खोले थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था, तो 1991 में। ठीक है,
इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। हमने पीछे देखा है, ओवरऑल बात करेंगे हम तो मोरारजी देसाई फर्स्ट नंबर पर है। वुमेन में देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी 9वीं बार क्योंकि इस साल का बजट पेश कर रही हैं, तो ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतनी बार बजट पेश किया। ठीक है, 1999 तक बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया है। तो 2017 में अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी थी। तो पहले ये बजट 28 फरवरी को आता था, लेकिन 2017 के बाद से अरुण जेटली के अनाउंसमेंट के बाद ये जो बजट है अब वो 1 फरवरी को आने लगा। ठीक है, 1 फरवरी को। भारतीय बजट का इतिहास देखते हैं थोड़ा सा और इसमें। रेल बजट का विलय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2017 में ही 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। देखिए पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है वो अलग आता था और रेल बजट अलग तरीके से आता था, लेकिन बाद में 2017 में इन दोनों बजट्स को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, पेपरलेस बजट कब हुआ है? पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पारंपरिक बही खाता की जगह टैबलेट के माध्यम से डिजिटल बजट पेश किया था 2021 और 22 में। ये याद रखिएगा कि कौन से साल में हमारा पेपरलेस बजट पहली बार आया था, तो 2021 और 22 में। निर्मला सीतारमण 2026 में लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। याद रखिएगा ये टर्म कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ओवरऑल कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, बजट तैयार केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसके अलावा वित्त सचिव, राजस्व सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ इनके साथ साथ राजस्व विभाग का टैक्स रिसर्च यूनिट होता है। ठीक है, ओवरऑल जो बजट तैयार होता है वो किसके नाम होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम पे, लेकिन ये सारे लोग इसमें सहायक होते हैं। संविधान के अनुसार बजट वित्त विधेयक पेश होने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो वित्त विधेयक पेश होता है उसके 75 दिनों के अंदर अंदर आपको बजट पेश करना मैंडेटरी है। ठीक है, आकवर्थ कमेटी जो है ये 1924 में फॉर्म हुई थी। ब्रिटिश काल में रेलवे की महत्ता को देखते हुए इसे आम बजट से अलग किया गया था। विवेक देब्रॉय समिति जो है 2017 में फॉर्म हुई। नीति आयोग के सदस्य विवेक देब्रॉय की सिफारिश पर 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। यहाँ पर लास्ट में हम देखेंगे कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो कुल यहाँ पर 3 प्रकार के बजट होते हैं। पहला आपका है संतुलित बजट, जिसको आप बैलेंस्ड बजट के नाम से जानते हैं। एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट हम तब कहते हैं यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो इस चीज को हम संतुलित बजट कहते हैं। दूसरा है आपका अधिशेष बजट यानी सरप्लस बजट। एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट हम तब कहते हैं यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो गया हो। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट। यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो बजट को घाटे का बजट माना जाता है। ठीक है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपने प्लान किया कि इतना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, अगर वो आपका बराबर आता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू से तो आप इस चीज़ को बैलेंस्ड बजट कहते हैं। अगर आपने जो एंटिसिपेटेड रेवेन्यू है यानी जो आपका रेवेन्यू है वो अगर बढ़ जाता है आपके एस्टिमेटेड स्पेंडिंग से तो इस चीज़ को आप कहेंगे सरप्लस बजट। और अगर आपका जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है कि आपने प्लान किया था कि पूरे साल में इतना खर्चा होगा, अगर वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था तो इस चीज़ को आप कहेंगे घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये क्लास एंड होती है और हमने सारे फैक्ट्स देख लिए बजट से रिलेटेड। जो भी चीज़ें आपसे स्टैटिक फॉर्म में बार बार पूछी जाती हैं हमने वो भी देखा, और इस साल के बजट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमने उस पर चर्चा की कि क्या क्या खास बात थी इस साल के बजट में और पिछले बजट से किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने हर चीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी एक वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे। बाकी अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके अलावा कोई आपका सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।